अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे एंड सारे टेस्ट्स भी अच्छे से दे रहे होंगे। आज हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी, जो कि आपका टेस्ट नंबर 14 है, उसका जो टेस्ट हो चुका है। आज हम उसकी एनालिसिस कर लेंगे यहाँ पर, और आई होप आप सब ने बहुत अच्छे से किया होगा और सारे ने सब बहुत अच्छा स्कोर भी किया होगा। ये जो पूरा टेस्ट का स्केड्यूल आपको दिया गया है, इसमें ये जो टेस्ट नंबर 14 है माइक्रोबायोलॉजी की हम एनालिसिस यहाँ पर कर लेंगे। और अगर आपको ये सारी टेस्ट सीरीज की ज़रूरत हो और ये पूरा कोर्स जो आपको ज्वाइन करना होगा, तो आप इसमें क्या करिएगा कि कमेंट सेक्शन में और यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? हम बढ़ेंगे आज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका पहला जो सेशन है इस माइक्रोबायोलॉजी का, उसका पहला क्वेश्चन, दैट्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर बेस्ट डिफाइंड एज। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आपको बताने की होते क्या है, इनको डेफिनेशन जब आपको इनका डिफाइन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप डिफाइन कैसे करते हैं? क्या इनका मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स विजिबल टू द नेक? क्या इनका मतलब होता है वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप? क्या इनका मतलब होता है सिर्फ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर खाली बैक्टीरिया? देखिए, अगर आप यहां पर बात करेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया ही होते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे होते हैं। या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, वो फिर माइक्रो नहीं बनेंगे, वो मैक्रो बन सकते हैं। या सिर्फ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास अच्छे ऑर्गेनिजम्स जो कि बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हम यहां पर जो करेक्ट आंसर जो जाएगा, दैट इज वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रोब्स होते हैं जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं यहां पर क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहां पर ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आई होप सब ने ये सही किया होगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोला गया था? Which of the following is a unicellular organism? इनमें से आपको बताना है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक ही सेल होती है। यूनि मतलब वन सेल ओनली प्रेजेंट इन देयर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना? तो उनमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्यूलर है? क्या वो वायरस है, क्या बैक्टीरिया है, क्या फंजाई है, या फिर एल्गी सीवीड है? देखिए जी, अगर आप वायरस पे देखेंगे, वायरस लिविंग ही नहीं होता है, बाहर लिविंग नहीं होता है, वो होस्ट में जाके लिविंग रहता है। बैक्टीरिया अगर हम देखेंगे यूनिसेल्यूलर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फंजाई मशरूम मल्टीसेल्यूलर होते हैं, एल्गी मल्टीसेल्यूलर होते हैं। करेक्ट आंसर विल बी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यहां पर सही आंसर जो गया है, दैट्स बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा गया था? The normal flora of human intestine mainly includes normal flora of human intestine mainly includes, यानी कि आपकी बॉडी में, आपके इंटेस्टाइन्स में भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन आपको बताना है नॉर्मली जो वहां पर प्रेजेंट रहता है। क्या ये साल्मोनेला है? देखिए, अगर साल्मोनेला की बात करते हैं हम, अगर ये आपकी बॉडी में जाएगा तो क्या होगा? आपको पता है ना क्या होगा? साल्मोनेला टाइफाइड हो जाएगा। विब्रियो कॉलेरा अगर आपकी बॉडी में कॉलेरा होगा तो आपको बीमारी जो होगी वो कॉलेरा होगी। या एस्चेरिचिया कोलाई, ये नॉर्मली आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। जो इकोलाई रहता है, एस्चेरिचिया कोलाई जो होती है आपकी बॉडी में, या आपके इंटेस्टाइन में, ये नॉर्मल फ्लोरा होता है। प्लाज्मोडियम सही आंसर नहीं जाएगा। क्यों? प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, ठीक है, प्रोटोजोआ है, आपको मलेरिया वगैरह करा सकता है ये, इसीलिए यहां पर सही आंसर जो जाएगा, दैट्स ई कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है? ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, बट पैथोजेनिक बैक्टीरिया की बात हो रही है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए कौन सा टेम्परेचर ऑप्टिमम रहता है? कौन सा टेम्परेचर बेस्ट रहता है? क्या ये 0 डिग्री सेल्सियस है? क्या ये 25 डिग्री सेल्सियस है? क्या 37 डिग्री सेल्सियस है? या फिर 60 डिग्री सेल्सियस है? अगर आपको पता होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, उस टेम्परेचर पे बेस्ट ग्रो करते हैं। क्लियर है? तो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है?
अप्रोक्सीमेटली सेट 37 तो होता है, तो 37 पे ये बेस्ट ग्रोथ करेंगे। ऑप्टिमम ग्रोथ जो रहती है मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया की, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर विल बी सी। आई होप सबने ये बहुत अच्छे से किए होंगे। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, टर्म वेक्टर। वेक्टर आपसे पूछा गया है, वेक्टर किसको बोलते हैं, वेक्टर की ये जो टर्म है इसका क्या मतलब होता है। क्या इसका मतलब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, क्या इसका मतलब कैरियर ऑफ इन्फेक्शन विदाउट सिम्टम, इन्फेक्शन कराने वाला एक कैरियर, उस खुद में उसको सिम्टम नहीं रहते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब इंसेक्ट ट्रांसमिटिंग डिजीज होता है। इंसेक्ट ट्रांसमिटिंग डिजीज, वो इंसेक्ट्स जो डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं एक दूसरे से, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में, या फिर कंटामिनेटेड फूड। सही आंसर क्या होगा यहां पर, अगर आप यहां पर एलिमिनेशन पैटर्न में जाओगे, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जहां पर इन्फेक्शन का सोर्स है वो वेक्टर नहीं हो सकता। कैरियर होता है जो इन्फेक्शन जिसमें प्रेजेंट होता है बट खुद को इसके सिम्टम नहीं होते, वो तो कैरियर होता है। लेकिन इंसेक्ट ट्रांसमिटिंग डिजीज, एक ऑर्थ्रोपोड ले लो या इंसेक्ट ले लो जो डिजीज को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसमिट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। कंटामिनेटेड फूड वेक्टर नहीं हो सकता यहां पे। और सही आंसर जो जाएगा, दैट्स correct answer will be C, that's a vector is usually an insect। वेक्टर या तो इंसेक्ट होता है या कोई आर्थ्रोपोड हो सकता है जो कि ट्रांसमिट करता है इन्फेक्शन एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। क्लियर है। आई होप सबने ये किया होगा। वेक्टर पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे पूछते हैं कि फलानी डिजीज के लिए हमें बताइए वेक्टर कौन सा है, तो यहां पर ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये आप नोट कर लो। वेक्टर ऑफ मलेरिया, मलेरिया का वेक्टर कौन है, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और उसके बाद मेन वेक्टर ऑफ डेंगू, डेंगू जो होता है, डेंगू आपका डेंगू फीवर, इसका वेक्टर कौन रहता है, दैट्स एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी डेंगू के लिए वेक्टर रहता है, यही एडीज इजिप्टी येलो फीवर के लिए भी, जाइका के लिए भी। और क्यूलेक्स जो वेक्टर होता है ये फिलेरियासिस के लिए और जापानी एन्सेफेलाइटिस के लिए भी यहां पर वेक्टर होते हैं। ये आपको कुछ वेक्टर्स के एग्जांपल्स याद रखने, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऑनलाइन। आप हमें बताइए जापानीज एन्सेफेलाइटिस का वेक्टर कौन सा है, आपको बताना है कौन सा है, क्यूलेक्स है। क्लियर है। और यहां बताएंगे येलो फीवर के लिए दैट्स एडीज इजिप्टी, डेंगू के लिए एडीज इजिप्टी, या फिर काला आजार, काला आजार एक बीमारी है लेशमनियासिस। क्लियर है। उसका वेक्टर कौन है, दैट इज सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई उसका वेक्टर है, ये आप यहां पर याद रख लो। क्लियर है। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड्स थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। कौन सा इनमें से इन्फेक्शन, जो आपको दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है जो कि फैलता है, कैसे फैलता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से। जब आप खांसते हैं, क्लियर, स्नीजिंग करते हैं, तो ड्रॉपलेट्स जो बाहर निकलते हैं उनमें से कौन सी बीमारी जो है ट्रांसमिट हो सकती है। क्या ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस तो होता है, ये सही बात है। क्या मलेरिया है, मलेरिया के मैंने अभी बताया, मलेरिया तो वेक्टर। क्लियर है। मलेरिया आपको कौन सा बनता है यहां पर, मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम यहां पर फैलता है, मस्किटो बाइट, मलेरिया फैल रहा है। और टेटनस, टेटनस तो नहीं, टेटनस सॉइल जो होती है, सॉइल आपको जो होती है वहां से टेटनस आपका आ सकता है, क्लोस्ट्रिडियम टेटानी जो होता है। और रेबीज तो डॉग बाइट से आता है। तो सही आंसर जो होगा दैट विल बी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट्स ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड्स मेनली थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। क्लियर है। आई होप सबने ये बहुत अच्छे से किए होंगे। सारे बहुत क्वेश्चंस बहुत इजी थे, ये इजी लेवल के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 7, दैट्स व्हिच ऑर्गेनिज्म कॉजेज फूड पॉइजनिंग कॉमनली। कौन सा ऑर्गेनिज्म फूड पॉइजनिंग कराता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म फूड पॉइजनिंग कराता है। क्या ये क्लोस्ट्रिडियम टेटानी है, नहीं जी। क्या ये स्टाफिलोकोकस ऑरेस है, सही बात है। क्या ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो क्या कराता है, ये तो ट्यूबरकुलोसिस कराता है। क्लियर है। या प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स यहां पर फूड पॉइजनिंग से रिलेट नहीं करता है। फूड पॉइजनिंग का मोस्ट कॉमन जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज स्टाफिलोकोकस ऑरेस। स्टाफिलोकोकस ऑरेस जो रहता है दैट कॉजेज फूड पॉइजनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको यहां से पूछते हैं, दैट्स
फ्राइड राइस के बाद फूड पॉइजनिंग होगी, कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होगा? दैट्स बैसिलस सेरियस। ये आपको यहां पर याद रखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? दैट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगस? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म फंगस है? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म फंगस है? क्या कैंडिडा है? कैंडिडा तो फंगस होता है, बिल्कुल सही बात है। क्या स्ट्रेप्टोकोकस है? ये तो बैक्टीरिया है। क्या हेपेटाइटिस बी वायरस है? ये तो वायरस है। क्या एंटेमोबा है? ये तो पैरासाइट है, प्रोटोजुअन है। क्लियर है? यहां पर जो आपको पूछा गया था क्वेश्चन में, दैट्स फंगस। फंगस इनमें से कौन है? अगर आप कैंडिडा को देखोगे, कैंडिडा एक यीस्ट का जीनस होता है। कैंडिडा यीस्ट का जीनस होता है एंड यीस्ट खुद क्या है? फंज है। तो यहां पर इनमें से फंगस कौन है? दैट्स कैंडिडा, सही आंसर जाएगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? दैट्स द मेन सोर्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज। मेन सोर्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इनको ही हम बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन, इनको ही हम बोलते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। ये तीन टर्म्स यूज करते हैं हम। क्लियरली यहां पर आपको क्या याद रखना है? दैट इज मेन सोर्स क्या होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए? क्या ये कम्युनिटी वाटर है? क्या ये हेल्थ केयर वर्कर्स हैंड्स होते हैं, यानी कि हॉस्पिटल में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके हाथ क्या इन्फेक्शन फैलाते हैं? सही बात है। क्या ये सॉइल हो सकती है या फिर मॉस्किटो हो सकता है? बताइए हमें इनमें से मेन सोर्स कौन सा होता है? देखो जी, हॉस्पिटल की बात हो रही है, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन की बात हो रही है, हॉस्पिटल से रिलेटेड इन्फेक्शंस की बात हो रही है। तो वहां पर मोस्ट कॉमनली जो इन्फेक्शन होता है वो किससे होता है? जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं वो अगर हाथ अच्छे से नहीं धोएंगे, हैंड वॉश अच्छे से नहीं करेंगे, तो एक का इन्फेक्शन दूसरे को लग जाएगा। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल में ही होंगे, इसलिए यहां पर सही आंसर जो जाएगा दैट्स हेल्थ केयर वर्कर्स हैंड्स असल में। क्लियर है? अनवॉश्ड हैंड्स ऑफ हेल्थ वर्कर्स और अ कॉमन सोर्स ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। अगर आपसे आप क्वेश्चन पूछेंगे कि इनको बचाएंगे कैसे, प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्रिवेंट हम करेंगे हैंड वॉशिंग से। हैंड वॉशिंग प्रिवेंट कर लो, सोर्स खत्म हो जाएगा और ये जो आपके हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस होंगे ये भी खत्म हो जाएंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस जो है ये कब, इनको हम कब बोलते हैं? कब हो गए आपको हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन? अगर 48 आवर्स आफ्टर एडमिशन, पेशेंट का एडमिशन हो गया है, 48 घंटे हो चुके हैं, इन्फेक्शन डेवलप हो गया है, हम बोलेंगे ये वाला कौन सा? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। या पेशेंट को डिस्चार्ज हमने किया है, विद इन 48 आवर्स या विद इन 3 डेज में इन्फेक्शन हो गया, हम बोलेंगे ये भी हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है। और इनमें से आपको पूछते हैं और एक क्वेश्चन, दैट्स मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा रहता है? दैट्स स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। स्टाफाइलोकोकस ऑरियस इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फॉर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। और कौन सा इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली होता है? दैट्स कॉटी, CAUTI, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है ये मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन रहता है। और इसको कराने वाला ऑर्गेनिज्म दैट्स ई कोलाई। क्लियर है? और फर्स्ट लाइन प्रिवेंशन बोले तो हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग आपका बेस्ट मेथड रहता है टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दैट्स इम्यूनिटी मींस। इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है? क्या इम्यूनिटी का मतलब बैक्टीरिया का प्रेजेंट होना? क्या इम्यूनिटी का मतलब बॉडी की रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन? इन्फेक्शन अगर हो गया, अब बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी, क्या इसका मतलब इम्यूनिटी होता है? सही बात है। क्या फीवर प्रोडक्शन, फीवर आने को इम्यूनिटी बोलते हैं? नहीं, वो तो सिम्टम आएगा। क्या एंटीबायोटिक यूज, अगर आप एंटीबायोटिक का यूज करेंगे उसका क्या मतलब इम्यूनिटी होता है? बिल्कुल गलत बात है ये। यहां पर जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं इनमें से बेस्ट आंसर इम्यूनिटी का क्या रहता है? इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जो आपको बॉडी रेस्पॉन्स करती है, जब आपके बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है और बॉडी उसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्स देती है, रेजिस्टेंस शो करती है, उसका नाम है इम्यूनिटी। करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट्स immunity is the ability of the body to resist infection। ये बॉडी की एबिलिटी होती है
इन्फेक्शन को रेजिस्ट करना, दैट इज इम्यूनिटी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, दैट्स व्हिच स्पेसिमेन इज कलेक्टेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया। कौन सा स्पेसिमेन, यानी कि हमें टेस्ट करना, हमें डायग्नोज करना है मलेरिया को। अब आपने स्पेसिमेन, अब आपने सैंपल लेना है। क्या आप बेस्ट तरीका है मलेरिया को डायग्नोज करने के लिए, क्या आप यूरिन का सैंपल लेंगे, क्या स्टूल का सैंपल लेंगे, क्या ब्लड स्मीयर लेंगे, या फिर स्पूटम लेंगे। देखिए यहां पर आपको सही आंसर अगर आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि मलेरिया का जो डायग्नोस्टिक है, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस, दैट्स पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन। सही आंसर विल बी ब्लड स्मीयर। मलेरिया इज डायग्नोस्ड बाय एग्जामिनिंग ब्लड स्मीयर फॉर पैरासाइट्स। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर डायग्नोजिंग मलेरिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, दैट्स विच कंडीशन फेवर्स बैक्टीरियल ग्रोथ। कौन सी कंडीशन फेवर करती है बैक्टीरियल ग्रोथ को। बैक्टीरिया कहां पे ज्यादा ग्रो करेगा, ऐसा कौन सा फैक्टर है। क्या ये ड्राई सरफेस है, क्या ये एक्सट्रीम कोल्ड है, क्या ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, या फिर सनलाइट एक्सपोजर है। देखिए बैक्टीरिया कहां पर ज्यादा ग्रो करता है, जहां पर एनवायरनमेंट थोड़ा मॉइस्ट होगा, ज्यादा सर्दी भी नहीं होगी, ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी, और एनवायरनमेंट जो आपका सरफेस होगी वो ड्राई भी नहीं होगी। अगर थोड़ी नमी होगी वहां पर, अगर मॉइस्ट एनवायरनमेंट होगा वहां पर, बैक्टीरिया ज्यादा वहीं पर ग्रो करता है। करेक्ट आंसर विल बी मॉइस्ट एनवायरनमेंट दैट फेवर्स बैक्टीरियल ग्रोथ। क्लियर है। ये बहुत इजी क्वेश्चन सारे आपको दिए गए थे। आई होप सबने अच्छा स्कोर किया होगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 13, दैट्स एग्जांपल ऑफ ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन। आपको एक एग्जांपल बतानी है। किसकी एग्जांपल बतानी है? ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन जो ब्लड की वजह से, यानी कि जिसको ट्रांसमिट होता है ब्लड की वजह से। हमारे पास ऐसे भी इन्फेक्शन होते हैं जो वाटर से होते हैं, जो फूड से होते हैं, जो एयर से होते हैं। इनमें से आपको लेकिन एक ऐसा बताना है जो ब्लड बॉर्न होगा। क्लियर है। क्या ये हेपेटाइटिस बी है, देखेंगे हम। क्या इन्फ्लुएंजा है, क्या ये मीजल्स है, या चिकन पॉक्स है? नहीं जी। यहां पर अगर आप देखेंगे हेपेटाइटिस बी, अगर आपको याद होगा, आप एक याद कर लो एक चीज, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, ये अलग अलग तरह के हेपेटाइटिस है, जिसमें से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये फीको ऑरल रोट होते हैं। क्लियर है। कौन कौन सा? आपको जो हेपेटाइटिस ए और ई, इनका रूट जो होता है दैट्स फीको ऑरल रूट। लेकिन जो बी, डी, सी ये जो होते हैं हेपेटाइटिस, इनका रूट जो होता है दैट इज ब्लड रूट। यहां पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से यहां पर हो सकता है हेपेटाइटिस बी बी, सी बी, डी बी। क्लियर है। और ये ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है। इन्फ्लुएंजा नहीं, इन्फ्लुएंजा आपको ड्रॉपलेट से होता है। क्लियर है। किसी ने आपके सामने, किसी को इन्फ्लुएंजा वायरस है और उसने आपके सामने स्नीज किया, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। मीजल्स एयरबॉर्न है। चिकन पॉक्स आपको यहां पर नहीं सही जाएगा। दैट इज करेक्ट आंसर विल बी दैट्स ए, हेपेटाइटिस ए। क्लियर है। हेपेटाइटिस बी, सॉरी नॉट ए आपका फीको ऑरल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट। इनमें से आपको बताना है पैरासाइट कौन सा है। पैरासाइट कौन सा है? क्या प्लाज्मोडियम है, क्या लैक्टोबैसिलस है, क्या यीस्ट है, क्या वायरस है? जरा देखो एक बार ऑप्शंस की ओर और अपने कॉमन सेंस को यूज कर लो और देखो कि पैरासाइट कौन है। पहले हम इधर से आते हैं, वायरस, पैरासाइट। वायरस तो है ही नहीं, वायरस तो वायरस है, छोड़ो अलग। यीस्ट क्या है? फंगस। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, फंगस, छोड़ो इसको भी। लैक्टोबैसिलस क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, छोड़ो इसको भी। बचा कौन फिर? प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोवन पैरासाइट है जो कि मलेरिया को कॉज करता है। क्लियर है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक पैरासाइट है, प्रोटोजोवन पैरासाइट है जो क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। क्लियर है। सही आंसर विल बी प्लाज्मोडियम। क्लियर है। नेक्स्ट दैट्स क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या बोल रहा है? स्टीराइल कंटेनर इज रिक्वायर्ड फॉर कलेक्शन ऑफ। स्टीराइल कंटेनर आपको जरूरत होती है। स्टीराइल कंटेनर की कब जरूरत हुई? जब आप
क्या कैलकुलेट करते हैं, जब आप क्या कलेक्ट करते हैं, क्या स्टूल को कलेक्ट करते टाइम आपको स्टीराइल कंटेनर की जरूरत होती है? नहीं, वहां पर क्लीन आपको चाहिए, काम हो जाएगा। हेयर सैंपल कोई जरूरत नहीं है, यहां पर नेल का सैंपल कलेक्ट करना होगा, क्लीन होना चाहिए, स्टीराइल की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप ब्लड कल्चर करते हैं, ब्लड कल्चर में आपको स्टीराइल कंटेनर का होना बहुत जरूरी रहता है। क्लियर है? क्योंकि ब्लड सैंपल, ब्लड आपका स्टीराइल रहता है और यहां पर कलेक्ट करने के लिए भी आपको स्टीराइल कंटेनर की जरूरत होती है। सही आंसर विल बी B, that's blood culture must be collected in the sterile conditions to avoid contamination. Clear है? Question number 16, that's milk can transmit infection if contaminated with, दूध जो होता है, मिल्क जो होता है, ये इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकता है अगर इसमें क्या मिला था? क्लीन वाटर, कोई इन्फेक्शन तो होगा नहीं, फिर ऑक्सीजन, इससे कोई नहीं होगा, सॉल्ट, कोई इन्फेक्शन नहीं, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस बैसिली जो होता है, जो अनपास्चराइज्ड मिल्क होता है, इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है और ये आपको ट्रांसमिट हो सकता है। सही आंसर विल बी बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूजफुल इन मेकिंग कर्ड? ये तो आपका बहुत बहुत बेसिक सवाल है, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा ये कि कर्ड बनाने के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत है, दैट्स लैक्टोबैसिलस। इसको यहां पर डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन ऑकर्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। क्लियर है? यानी कि सीधे आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हो रहा है। और कौन सी इन्फेक्शन, ये जो इनमें से दिया गया, आपको एक ऐसा इन्फेक्शन बताना है जो कि डायरेक्टली आपको ट्रांसमिट हो सकता है। मीजल्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं होगा, रिंगवर्म हो सकता है, कोलेरा नहीं, कोलेरा वाटर बॉर्न जो होता है, क्लियर, टाइफाइड नहीं हो सकता। यहां पर रिंग वर्म जो होती है, रिंग वर्म डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ यहां पर फैल सकती है। क्लियर है? रिंग वर्म इन्फेक्शन आपको याद रखना है, दैट्स इनका ट्रांसमिशन जो है दैट ऑकर्स ड्यू टू द डायरेक्ट कांटेक्ट। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, दैट्स इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब, बहुत एक वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब? दैट्स टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड सिम्टम। यही करेक्ट आंसर है। फीवर की ड्यूरेशन नहीं होती है, रिकवरी टाइम नहीं होती है, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होता है, बल्कि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जब आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा। क्लियर है? और इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शन कराएगा, इस इन्फेक्शन से लेके जब आपके सिम्टम्स उभरेंगे उसके बीच का ये जो टाइम है जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। सही आंसर विल बी ए। क्लियर है? नेक्स्ट पे हम आते हैं, दैट्स व्हिच फैक्टर हिंडर्स इन्फेक्शन? इनमें से कौन सा फैक्टर हिंडर, रोकेगा इन्फेक्शन को? माल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन कराएगा क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक होगा। पुअर हाइजीन, जितना आप गंदा रहेंगे उतना इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ेगा। वैक्सीनेशन बचाता है इन्फेक्शन को, ओवर क्राउडिंग से इन्फेक्शन होता है, इसलिए सही आंसर विल बी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इन्फेक्शन को बचाएगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, दैट्स क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरस? इनमें से आपको बताना है वायरस कौन सा है। इकोलाई बैक्टीरिया है, कैंडिडा फंज है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, प्रोटोजोन है। वायरस कौन है? दैट्स HIV। ये तो बहुत रटना सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, दैट्स फूड कंटामिनेशन मेनली ऑकर्स ड्यू। फूड को कंटामिनेशन कब होगी? फूड आपका खराब कब होगा? जब प्रॉपर स्टोरेज करोगे तब खराब होगा? नहीं, गलत बात है। हैंड वॉश करोगे तो अच्छा फूड रहेगा, खराब नहीं होगा। फ्लाइज एंड पुअर हाइजीन, आपके होते हैं जो मच्छर वगैरह होंगे, मक्खियां जो होंगे, और पुअर हाइजीन, आप हाइजीन नहीं रहेंगे तो इन्फेक्शन तो जरूर होगा। सही आंसर विल बी सी, दैट्स फ्लाइज एंड पुअर हाइजीन। क्लियर है? रेफ्रिजरेशन से फूड आपका बचेगा, कंटामिनेशन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 23, दैट्स स्पूटम सैंपल इज कलेक्टेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। स्पूटम का सैंपल आप कलेक्ट करते हैं, कब कलेक्ट करते हैं? जब आपको डायग्नोज करना होता है कौन सी बीमारी? क्या टाइफाइड? नो। ट्यूबरकुलोसिस? यस, बिल्कुल सही बात है। मलेरिया के लिए ब्लड को कलेक्ट करना होता है। हेपेटाइटिस भी यहां पर ब्लड कलेक्ट करते हैं हम, अलग अलग टेस्ट आते हैं, लेकिन स्पूटम जो होता है टीबी इन्फेक्शन के लिए या टीबी डिजीज के लिए स्पूटम माइक्रोस्कोपी अब बेस्ट तरीके से यहां पर डायग्नोज रहता है। करेक्ट आंसर विल बी बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 24, विच इज एन एग्जांपल ऑफ एयरबॉर्न इन्फेक्शन? इनमें से आपको बताना है एयरबॉर्न इन्फेक्शन यानी कि हवा से फैलने वाली इन्फेक्शन कौन सी है इनमें? कॉलेरा, ये तो बिल्कुल, ये तो वाटर से या फूड से फैलती है। इन्फ्लुएंजा, ये तो आपको यहां पर याद रखना है, जब आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट होगा जो आपके सामने स्नीज करेगा या आपको जो है कफ करेगा तो इन्फेक्शन फैल सकता है। हेपेटाइटिस ए नहीं फैलेगा और टेटेनस भी नहीं फैलेगा। यहां पर सही आंसर विल बी इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा आपको सही आंसर जो दैट्स विल बी इन्फ्लुएंजा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, टर्म कैरियर का क्या मतलब होता है?
कैरियर का क्या मतलब होता है? सिक पर्सन या पर्सन विद सिम्टम्स या पर्सन कैरिंग पैथोजन विदाउट सिम्टम या डॉक्टर साहब कैसे कैरियर हो सकता है? खुद गलत बात है ये। सिक पर्सन सिक होता है, वो कैरियर नहीं हो सकता। पर्सन विद सिम्टम्स, जो पर्सन में सिम्टम्स होंगे क्या वही कैरियर बनेगा? या पर्सन कैरिंग पैथोजन विदाउट सिम्टम, इस एक पर्सन में इंफेक्शन तो प्रेजेंट है लेकिन सिम्टम नहीं आ रहे हैं, क्या यही कैरियर है? बिल्कुल यही कैरियर होता है। सही आंसर विल बी सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, दैट्स क्वेश्चन नंबर 26। प्रॉपर हैंड वॉशिंग प्रिवेंट्स, प्रॉपर हैंड वॉशिंग प्रिवेंट्स, आपको यहां पर याद रखना है। प्रॉपर हैंड वॉशिंग से क्या बचेगा? सिर्फ वायरल इंफेक्शन बचेंगे, सिर्फ बैक्टीरियल इंफेक्शन बचेंगे, या मैनी इंफेक्शंस बचेंगे, या जेनेटिक डिजीज? देखिए जी, हैंड वॉशिंग से जेनेटिक डिजीज तो बचेंगे नहीं, ये तो आप छोड़ दो, यहीं पर एलिमिनेट कर लो। उसके बाद मैनी इन्फेक्शंस, बिल्कुल सही बात है। यहां पर आपको याद रखना है कि हैंड वॉशिंग जब आप करोगे तो बहुत सारे इन्फेक्शंस बच सकते हैं। सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नहीं जी, खाली बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं बचते हैं, और भी बहुत सारे इन्फेक्शन बच सकते हैं। ओनली वायरल इन्फेक्शन, सिर्फ वायरल इन्फेक्शन नहीं बचेंगे, बैक्टीरियल भी तो बचते हैं। आपको ऑप्शंस को देख के, यानी कि वायरल भी बचेंगे, बैक्टीरियल भी बचेंगे, जेनेटिक नहीं बचेंगे, लेकिन सही आंसर इधर जो जाएगा दैट विल बी स्प्रेड ऑफ मेनी इन्फेक्शंस, बहुत सारे इन्फेक्शन बच सकते हैं हैंड वॉशिंग की वजह से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, दैट्स क्वेश्चन नंबर 27। स्टूल एग्जामिनेशन हेल्प्स डायग्नोज, जब आप स्टूल का एग्जामिनेशन करते हैं उसकी वजह से आप क्या चीज को डायग्नोज करते हो? क्या निमोनिया को डायग्नोज करोगे? क्या इंटेस्टाइनल वर्म्स को डायग्नोज करोगे? क्या हेपेटाइटिस बी को करोगे? या फिर रेबीज को करोगे? यहां पर आपको याद रखना है किसकी बात हो रही है? स्टूल एग्जामिनेशन की। अब स्टूल एग्जामिनेशन रिलेट किससे है? यहां पर हेपेटाइटिस बी से तो नहीं है, रेबीज से तो नहीं है, निमोनिया से तो नहीं है, लेकिन स्टूल एग्जामिनेशन इज रिलेटेड विद द इंटेस्टाइनल वर्म्स। इंटेस्टाइनल वर्म्स को अगर आपने डायग्नोज करना होगा, परफेक्ट यहां पर डायग्नोस विल बी स्टूल एग्जामिनेशन। क्लियर है? यहां पर सही आंसर विल बी इंटेस्टाइनल वर्म्स। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, दैट्स व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन सॉइल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा इनमें से प्रेजेंट होता है सॉइल में, मिट्टी में? इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है? क्या क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, HIV है, या फिर मीजल्स वायरस? अगर आपको देखा होगा, जब भी आपको चोट लगती है, चोट लगने के बाद आपको बोला जाता है टेटनस कर लो। क्यों? क्योंकि पता हमें नहीं होता है कि ये जो मिट्टी इसमें लगी है, इस वुंड में, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो तभी हम लगाते हैं टेटनस का इंजेक्शन। तो दैट्स व्हाई यहां पर जो सॉइल में प्रेजेंट होता है दैट्स क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी। क्लियर है? सही आंसर विल बी क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी, जो कि जिसके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं मेनली सॉइल में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स 29। पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। मिल्क की जब हम पॉस्चराइजेशन करते हैं उससे आपको कि वो किन चीजों से बचती है, यानी कि किन ऑर्गेनिज्म्स को मारता है? क्या सारे न्यूट्रिएंट्स को? गलत बात है, फिर तो कोई फायदा नहीं हो गया हमारे पॉस्चराइजेशन करने का। हार्मफुल बैक्टीरिया, सही बात है। हम मिल्क को पॉस्चराइजेशन इसीलिए करते हैं ताकि मिल्क में जो हार्मफुल बैक्टीरिया हो वो किल हो जाने चाहिए। वाटर को मारने के लिए जरूरी नहीं है, विटामिन्स को यहां पर खत्म नहीं करना हमने पॉस्चराइजेशन इसीलिए करनी है ताकि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वही आपको खत्म होने चाहिए, किल होने चाहिए। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 30। कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल फॉर कल्चर शुड बी। कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल, जब आप कलेक्ट करते हैं यूरिन सैंपल, किस चीज के लिए करते हैं? आपको यहां पर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूरिन विदाउट क्लीनिंग, पहला यूरिन बट इसको विदाउट क्लीनिंग आपको कलेक्ट करना है, गलत बात है। मिड स्ट्रीम क्लीन कैच सैंपल, बिल्कुल सही बात है। जब आपको माइक्रोस्कोप या कल्चर सेंसिटिविटी करनी होती है उस टाइम पे जब आपको यूरिन का सैंपल लेना होता है वो मिड स्ट्रीम क्लीन कैच सैंपल होना चाहिए। आफ्टर 24 आवर्स यहां पर आपको याद नहीं रखना है, और मिक्सड विद वाटर, यूरिन को वाटर के साथ मिक्स नहीं करना है। यहां पर जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट विल बी मिड स्ट्रीम क्लीन कैच सैंपल। ये आपको माइक्रोस्कोपिक या फिर कल्चर सेंसिटिविटी के लिए जरूरत होता है। क्लियर है?
चॉइस ऑफ द कलेक्शन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, दैट्स मिड स्ट्रीम। क्लियर है? पहला वॉइड आपको हमेशा जो 24 आवर कलेक्शन हम करते हैं उसमें आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि फर्स्ट जो मॉर्निंग होता है, पहला वॉइड जो होता है वो आपको डिस्कार्ड करना होता है, लास्ट वाला वॉइड जो होता है वो आपको इंक्लूड करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी आप मिलाते हैं, जैसे बोरिक एसिड या फॉर्मेलिन वगैरह हो गया। और मॉर्निंग जो यूरिन होता है, मॉर्निंग वाला सैंपल जो रहता है, दैट इज बेस्ट फॉर यूरिन एनालिसिस। माइक्रोस्कोपिक यूरिन एनालिसिस अगर आपको करनी होगी उसके लिए सुबह का जो यूरिन सैंपल होगा वो बेस्ट रहता है, लेकिन कल्चर सेंसिटिविटी के लिए मिड स्ट्रीम क्लीन कैच बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दैट्स एनफ फॉर टुडे। आई होप सबने बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर किया होगा। ऑल द बेस्ट, और आप ऐसे पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।